जो शख्स खुद पसंदी में बेतहाशा डूबा होता है वो अपने करीबी लोगों की आवाज़ों को दबा देता है। ये कहना था एक मशहूर यूनानी शायर और फ़िलासफ़र का, जिसका नाम है ओविड। अगर आप फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे। प्लेटो का नाम सुना होगा, अरिस्टोटल का नाम सुना होगा, सुकरात का नाम सुना होगा। ये तमाम लोग बताते थे कि इंसान सोचता कैसे, इंसान को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन ओविड इंसान के एहसासात के बारे में बात करता है। ये छोटी छोटी कहानियाँ लिखता है और बताता है कि इंसान का दूसरे लोगों से, रिश्तेदारों से, जानवरों से, माहौल से उसके एहसासात क्या हैं। इसकी कहानियाँ बहुत छोटी सी हैं, कदीम हैं, लेकिन एहसासात के बारे में बात करती हैं। इसकी एक मशहूर किताब है मेटामॉर्फोसिस। इसके अंदर एक कहानी है एक लड़के की जो 2500 साल पुरानी है। एक यूनानी लड़का है जो पानी के अंदर अपना अक्स देखता है और उसे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है। वो हर रोज़ आता है, अपना अक्स देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि जैसा वो दिखता है, जैसा वो बोलता है, जैसा वो चलता है, ऐसा और कोई नहीं है। एक के वक्त के बाद वो ख़ुद पसंदी में डूब जाता है और उसे लगता है कि उस जैसा दुनिया में ही कोई नहीं। वो उन तमाम लोगों से मिलता है जो उसकी बेहद तारीफ़ें करते हैं कि तुम दिखते अच्छा हो, तुम बोलते अच्छा हो, तुम्हारा चलने का अंदाज़ अच्छा है, हम तुम जैसे नहीं हैं। और वो तमाम लोग जो उस पर तनकीद करते हैं कि तुम बदतमीज़ी करते हो, तुम्हारे चलने के अंदर मसला है, या तुम गलती कर रहे हो, वो उन लोगों को कहता है कि तुम कमतर हो, तुम मुझ जैसे नहीं हो, जानबूझकर तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो क्योंकि तुम मुझ जैसे बन नहीं सकते। अब इस खुद पसंदी के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी कहानी के अंदर एक लड़की का जिक्र होता है। ये लड़की अपनी ज़िंदगी के अंदर हर किसी के साथ खुशियाँ बखेर रही है, एक्साइटेड है, लोगों से मिल रही है। इसकी हर दिन एक नई कहानी है, बच्चों को सुना रही है, बड़ों को सुना रही है। हर दिन इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है और ये हर लोगों में घुल मिल के रह रही है। इस लड़की को उस लड़के से मोहब्बत हो जाती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। लड़का ये कह के रद्द कर देता है कि तुम मुझ जैसी नहीं हो, तुम मुझसे कमतर हो। अब लड़की की पूरी कोशिश होती है कि लड़का इसकी मोहब्बत में आ जाए। ये वो तमाम चीज़ें करती है जो लड़के को पसंद है, उसकी बेतहाशा तारीफ़ें करती है, उस जैसा बनने की कोशिश करती है, उस जैसा उसको पसंद है वैसा करती है। अब अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को ख़त्म करती जा रही होती है। इसकी अपनी कहानियाँ, इसके अपने लतीफ़े, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। ये सिर्फ दोहराती है उन बातों को जो ये लड़का करता है। आज की दुनिया में 2 लफ्ज़ इस कहानी से आए हुए हैं। 2500 साल पुरानी कहानी है। इस लड़की का नाम था एको। एको कहते हैं गूंज को। जब आप बोलते हैं दीवार के साथ आपकी आवाज़ लग के आपको वापस मिलती है, उसे गूंज कहते हैं, एको कहते हैं। इस कहानी के अंदर इस लड़की का काम सिर्फ यही रह गया था कि जो इसका ये लड़का बोलता है उसी बातों को वो सिर्फ रिपीट करती थी, दोहराती रहती थी। इसकी अपनी एक शनाख्त ख़त्म हो गई थी। जो लड़का है इसका नाम है नार्सिसस। नार्सिसस जो है वो आजकल दुनिया के अंदर नार्सिसस जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इस कहानी से, इस लड़के की कहानी से आया। नार्सिसस आपका माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ख़ास तौर पे आपका पार्टनर हो सकता है। बहुत सारी खामियां हैं नार्सिसस के अंदर, लेकिन 4-5 खामियां ऐसी हैं जो तमाम नार्सिसस में ज़रूर होती हैं। ये अपने आप को ख़ास समझते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। मैं ही मैं हूँ, बाकी सब आपकी ना ज़रूरत है ना आपकी कोई उकत है, सब कमाल मेरी वजह से है। ये कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। इनके दिमाग को प्रिडिक्शन पसंद होती है, प्रिडिक्टेबल पाथ पसंद होते हैं। ये आपके ऊपर शक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये वैसा ही चाहते हैं जैसा इनका दिमाग आपको एक लिमिट देता है इस कंट्रोल के अंदर ज़िंदगी गुजारने की। ये हमेशा सही होते हैं, यानी ये कहेंगे कि हम सही हैं। इनका सही होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं, इस पर इसको कभी भी डाउट नहीं होता कि ये सही नहीं है। इसके साथ ये दूसरों को हमेशा ही गलत कहते हैं, तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी तनकीद करेगा तो ये विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे, मज़लूम बन जाएंगे और कहेंगे कि तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो। अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे। और तमाम नार्सिसिस्ट हमेशा से बेहद तारीफ़ के शौकीन होते हैं, यानी इतनी तारीफ़ जो शायद कोई नॉर्मल बंदा किसी के लिए ना करे, उन तारीफ़ों के शौकीन होते हैं। अगर आप तारीफ़ ना करें तो ये आपको एहसास दिलाते हैं कि शायद आप उनसे मोहब्बत नहीं करते। देखिए, वीडियो जो है इस स्टोरी के बारे में भी नहीं थी और इस नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन के बारे में भी नहीं थी। बहुत सारे काउंसलिंग सेशन जब मैं करता हूँ तो उसके अंदर लोग, ख़ासतौर पर मैरिड कपल, जब अपनी ज़िंदगी के हालात बता रहे होते हैं, उनसे मैं मिलता हूँ, उनकी ज़िंदगी देखी है, उनके ऑफिस, उनके घर। एक चीज़ नार्सिसिस्ट का जो विक्टिम होता है उसके अंदर कॉमन है। यानी एक ज़िंदगी आपने गुजारी है नार्सिसिस्ट के साथ, आपका माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकता है,
आप एक ट्रॉमा से आप ज़िंदगी से गुजरे हैं, अब आप एक अगले स्टेप पर आ गए हैं। इसमें हो सकता है आपकी शादी है, आपकी अलग ज़िंदगी, आपके दोस्त हैं, हो सकता है कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट ना हो, लेकिन वो जो पुराना ट्रॉमा आप अपने साथ लाए हुए हैं वो अभी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके साथ चल रहा है। एक एक ऐसी कॉमन खामी या ख़ास खसूसियत कह लें, तमाम विक्टिम्स में होती है, नार्सिसिस्ट में नहीं, विक्टिम में होती है। वो ये है कि ये अपनी दीवारों को खाली रखते हैं। अपने घर की दीवार देख लें, कमरे की दीवार देख लें, ऑफिस की दीवार देख लें, आप देखेंगे कि इनकी दीवारें हमेशा खाली होंगी। अगर कोई चीज़ वहाँ पर होगी भी तो वो तो या तो किसी के रिश्तेदार ने वहाँ पे लगाई होगी, इनके पेरेंट हो सकते हैं, इनके पार्टनर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि दीवार खाली रहे। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं हैं या शौक़ नहीं है, लेकिन दीवारें इनके लिए जज्बाती हिफाजत बन जाती हैं। इनकी इमोशनल सेल्फ़ प्रोटेक्शन के लिए ये दीवारें खाली होना ज़रूरी है। इनको लगता है कि अगर दीवार खाली होगी तो कोई इनके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकता, यानी एतराज़ करेगा, कोई इनको गलत कहेगा, एम्बैरेसमेंट देगा अगर वहाँ पर कोई चीज़ होगी। तो उससे बचने के लिए ये अपनी ज़िंदगी के अंदर इन दीवारों को अपने दिमाग की दीवारों की तरह खाली रखते हैं, ताकि लोग इनकी ओपिनियन के ऊपर एतराज़ ना कर सकें। अच्छा, इस मामले से, इस हालात से निकलना कैसे होता है? इसमें कुछ 4 या 5 स्टेप्स हैं और इसके बाद आप पहले स्टेज से बाहर आ जाते हैं। इसमें पहला ये है कि आप अपने आप को इजाज़त दें कि ये दीवार के ऊपर मैं कुछ लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। अपने आप से पूछें, ये मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरा कमरा है, यहाँ पर ये दीवार पे मैं कुछ लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। आपको इजाज़त मिल जाएगी। अपने आप से आप पूछेंगे, आप कहेंगे मेरा घर है तो क्यों नहीं लगा सकती। अब आपको अगर इजाज़त मिल गई है तो वहाँ पर आपने कोई भी टेम्पररी चीज़ लगानी, यानी कि ऐसी आर्जी चीज़ जिसको 10 सेकंड में उतार सकें, यानी इसको 10 सेकंड रूल भी कहते हैं, कि आपने वहाँ पर ऐसा कोई हैंगर लगाना है जिसके लिए कोई निशान ना आए, कील ना ठोकी हुई हो, कोई आपने कबर्ड हैंग ना की हो, या कोई ऐसी चीज़ वहाँ ना रखी हो जिसको उठाने के लिए आपको मुश्किल हो या वहाँ पर उसका निशान रह जाए। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, जिस तरह आप ऐसी नॉन इमोशनल अटैचमेंट वाली चीज़ें, कोई घड़ी हो सकती है, कोई वहाँ पर लैंप हो सकता है, कोई फूल हो सकता है, जिसको वहाँ रखें और इसकी इमोशनल अटैचमेंट ना हो। चौथे नंबर पे कि अवॉइड आइडेंटिटी, यानी आपने कोई ऐसी चीज़ लगाई जो न्यूट्रल थी, उसका आपकी आइडेंटिटी के साथ ताल्लुक़ ना हो। लोग अमूमन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि चीज़ लगाते हैं, एक फ्रेम करके लगा लेते हैं अपनी डिग्री कि आपने मेडिकल डॉक्टर बने हैं। लोग अपनी वहाँ पर फैमिली की पिक्चर्स लगा लेते हैं, ये आपकी अचीवमेंट है। इसी तरह वहाँ पर ऐसी कोई कोटेशन लगा लेते हैं जिसका आपके साथ ताल्लुक़ होता है। इस स्टेप पर आके लोग गलती करते हैं, जब पहले से विक्टिम होते हैं। अब दीवारों की आपके साथ अटैचमेंट हो जाती है, इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि आप उसके ऊपर अब बर्दाश्त ही नहीं करते कि उसमें कोई चीज़ चेंज हो। यहाँ पर अपने आप को न्यूट्रल चीज़ के साथ जब आपने कोई भी अटैच की हुई है, उसको वहाँ लगा रहने दें। आपको कुछ एहसास होगा कि वहाँ पर कुछ चीज़ लगी हुई है, आपको तंग कर रही है, लेकिन दिमाग बड़ी जल्दी आपको एक ब्लैक एरिया बना लेगा जिसके अंदर वो जो भी चीज़ लगी हुई है वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती होगी। कुछ ही दिनों के अंदर उसका होना ना होना आपके लिए बराबर होगा। कोई कहे कि ये स्टुपिडिटी है, ये एम्बैरेसिंग है, ये आपके लिए आपने क्या चीज़ लगाई है, इस चीज़ को कुछ अरसे के लिए ना सोचें। जब आपने ये 5 स्टेप कर लिए तो जो फाइनल आउटकम है वो ये नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, आप बागी बन गए, आपके ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म हो गए। आपकी ज़िंदगी से वो पैनिक ख़त्म हो गया है, वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन ख़त्म हो गया है जो आपको इस डर की वजह से रोक रहा था कि अगर मैं कुछ लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। यानी जब ये स्टेप हो गया और आपकी दिल की धड़कन तब्दील नहीं हो रही, आपको एंग्जाइटी नहीं हो रही, आपको परेशानी नहीं हो रही, तो आप पहले स्टेप से बाहर आ गए। इसके अंदर आपने ज़िंदगी के अंदर एक प्लानिंग की, एक सोच रखी, वहाँ पर कोई चीज़ लगाई, उसे एग्जीक्यूट किया। उसकी वजह से आपके दिमाग ने अब एक मोमेंटम बना लिया है कि इसके अंदर कि आप कुछ कर सकती हैं, और उसकी एक प्रेज़ वैल्यू है जिसके लिए आप अपने आप को शुक्रिया अदा कर सकती हैं कि हाँ, मैंने ये किया है और ये एक मुकम्मल चीज़ यहाँ पर मौजूद है जिसको मैं करना चाहती थी। इस स्टेप से बाहर आ जाएं तो सेकंड स्टेप है जिसके अंदर आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप कभी खौफ से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से तंग आकर आप नहीं कर रहे। जिस तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर की, आपने किसी शख्स से मिलने जाना है या उसको घर बुलाना है, आपने कोई ऐसा काम करना है जो आपने पहले नहीं किया और आप हमेशा अपने पार्टनर किसी और लोग से करवा रहे थे। जिस तरह गाड़ी पे बच्चों को लेकर आना है, आपको एक डर है, आपको परेशानी है,
छोटी छोटी सी अपने गोल्स रख लें कि आज मैंने ये वाला गोल जो है मैंने सोच लिया है कि मैंने ये करना है, इसके लिए कोशिश करनी है और ये डिसीजन मैंने लेनी है। अब सोच लें घर है, घर के अंदर आपने एक कुर्सी लेनी है। कुर्सी के लिए आप सोच लें कि कलर कौन सा बेहतर होता है, 3-4 बंदों से मिल लें कि मैं यहाँ कुर्सी रख लूँगा, इसका फ़ायदा है, कंफर्ट है, नहीं है। उसके बाद वो डिसीजन लेके कुर्सी को ख़रीद लें। उससे ये होगा कि आपके दिमाग के अंदर एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी कि उसे पता है कि जब आप किसी चीज़ पर डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं और वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसका एक फ़ायदा है और वो अब एग्जिस्ट कर रही है। यानी उस चीज़ का होना वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और आपको पैनिक अटैक से भी बाहर निकालेगा। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी के अंदर और भी आगे बहुत स्टेप्स हैं जिसके बाद आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी के अंदर हर शख्स जो ज़िंदगी गुजार रहा है उससे बेहतर गुजार सकता है। साइकोलॉजिकली और इमोशनली आपने अपने आप को जितना नीचे रखा हुआ है उससे बहुत बेहतर ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं अपने लिए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी आप बेहतर कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर दीवारें खाली हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट के विक्टिम रहे हैं? वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।